हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइसोमेरिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमारा जो है बात करें अगर हम, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रही है और लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। और अब तक हमने जो पढ़ा है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, कायरलिटी पढ़ी थी हमने उसमें, और स्टीरियोजेनिक सेंटर पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में। अब हम ये जान चुके हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो आगे ही ये भी पार्ट आपका बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ से स्टार्ट होती है। जब तक आप प्रोजेक्शन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से नहीं जानेंगे बच्चों, तब तक हमेशा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, वीक रहेगी, ठीक है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर आपको बहुत बढ़िया करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है प्रोजेक्शन आना चाहिए, ठीक है ना। तो और ये एक ऐसा कंसेप्ट है बच्चों जहाँ पर स्टूडेंट को हमेशा सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से कि किसी भी प्रोजेक्शन को आप किस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं देखो इसकी प्रोजेक्शन की, तो ये जो प्रोजेक्शन वर्ड है ना बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, दिखाना, प्रदर्शित करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे, किसी मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है ना, या किसी स्टीरियो आइसोमर्स को, ठीक है ना, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो स्टीरियो कंपाउंड को, ठीक है ना, जो भी स्टीरियो कंपाउंड होगा हमारा या स्टीरियो आइसोमर्स होगा, उसको कितने प्रकार से ऑन द पेपर आप रिप्रेजेंट करते हो, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है ना। प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को ऑन द पेपर, किसी मॉलिक्यूल को आप ऑन द पेपर बच्चों कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रदर्शित करना मॉलिक्यूल को ऑन द पेपर, ठीक है। वो 2D में भी हो सकता है, वो 3D में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे नीट की बात करें, IIT JEE मेन एडवांस की बात करें, या UGC नेट वगैरह या गेट की बात करें, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। और तो अगर मैं बात करूँ किसी भी मॉलिक्यूल को कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं या प्रोजेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, there are four types of projection, ठीक है ना। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को ऑन द पेपर आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके हमारे पास 4 तरीके हैं बच्चों। कितने तरीके हैं हमारे पास? 4 तरीके हैं, ठीक है ना। नंबर 1, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स आपको इन्हीं 4 फॉर्मूले के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट है आपका, उसे हम बोलते हैं डैश एंड वैश, डैश एंड वैश फॉर्मूला या प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई वहाँ पे क्या नाम है मॉलिक्यूल आपको हमेशा सिंपल फॉर्म में मिलेगा, कंडेंस फॉर्म में मिलेगा या स्ट्रक्चर फार्मूला मिलेगा, नहीं। हो सकता है आपको डैश एंड वेज फार्मूला में। तो ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आगे आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी ये काम आएगी, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है, जब हम मॉलिक्यूल को इस वाले फार्मूले में लिखेंगे तो वो हमेशा बच्चों किस में होगा? 3D में होगा। क्या होगा? 3D में होगा। सेकेंड होता है बच्चों, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, सबसे सिंपल होता है, उसे बोलते हैं हम फिशर फॉर्मूला या फिशर प्रोजेक्शन। और इसमें जो मॉलिक्यूल आपका रिप्रेजेंट होता है ऑन द पेपर, वो 2D में होता है। देखो, हमें क्या करना है, जितने भी आपके चारों टाइप के प्रोजेक्शन हैं, ठीक है ना, तो उन चारों टाइप्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में, ठीक है ना, हर फॉर्मूले को फिशर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है, 2D में होता है, ठीक है ना। चाहे डैश वेज हो तो उसको फिशर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। और जो आपका थर्ड है, उसे बोलते हैं हम साहॉर्स। क्या बोलते हैं उसको? साहॉर्स प्रोजेक्शन या फॉर्मूला, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है ना। ये इसमें भी जो मॉलिक्यूल होता है आपका 3D में होता है। तो 3D में कोई भी चीज़ हो उसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन ही होता है बच्चों, है ना।
तो हमेशा हम क्या करेंगे, सा हॉर्स को भी फिशर में कन्वर्ट करेंगे, डैश और वैज को भी फिशर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे हमेशा फिशर में, वो हमेशा आसान हो जाएगी हमें। ठीक है, और नंबर 4 पे आता है बच्चों न्यूमैन। क्या आता है? न्यूमैन आता है। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन या फॉर्मूला, कुछ भी कह दीजिए। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। किसी का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को ऑन द पेपर आप केवल इन 4 तरीके से ही दिखा सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होगी, जहाँ भी आपको कोई कंपाउंड लिखा होगा, वो इन चारों फॉर्मूले में मिल सकता है। तो ये बच्चों बिना इन चारों फॉर्म को अगर आप नहीं समझोगे तो हमेशा आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या स्टीरियो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सोल्व करने में हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन की, तो ये भी बच्चों आपका 3D में ही होता है। तो इस वीडियो में हम केवल इन 2 को पढ़ेंगे, डैश एंड वेज और फिशर फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में किसको पढ़ेंगे हम? साहॉर्स और न्यूमैन को। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, 20-20, 30-30 मिनट की, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, जब आप ये सारे प्रोजेक्शन पढ़ लोगे तब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बढ़िया तरीके से समझ में आएगी आगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों डैश एंड वेज। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद में ये वाले प्रोजेक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सोल्व कर रहे होगे बच्चों। डैश एंड वेज फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए बहुत प्यार से पढ़ते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम भी आ रहा है आपका, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है हमेशा आइसोमेरिज्म के डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट करके हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये पोर्शन आपका आज पूरी आइसोमेरिज्म आपको मिल जाएगी नाइट तक। ठीक है ना, सारी बिल्कुल ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल कंप्लीट, स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने, कंफर्मर्स, आज सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, 12 लगभग 12 बजे तक मैं सारी डाल दूँगा आज। ठीक है, चलिए तो डैश एंड वेज फॉर्मूला, या किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप डैश और वेज में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो डैश है ना, ये जो डैश है, इस डैश का मतलब है कि हम ऐसा लिखा होगा, ये डैश का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या करते हैं हम, मान लो जैसे मैं यहाँ पे एक कार्बन लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा Cl, यहाँ पे लिखा मैंने Br, यहाँ पे लिखा मैंने I, यहाँ पे लिखा मैंने आपका H। ठीक है ना, तो ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो नॉर्मल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये डैश और वेज कहाँ लगेंगे आपके, इन्हीं नॉर्मल बॉन्ड की जगह आपको ये लगाना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है, डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन। क्या मतलब होता है इसका? बिलो द प्लेन। ठीक है ना, देखो पढ़ना ही नहीं है, इसको फील भी करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या होता है इसका। ठीक है, और बहुत सिंपल और देसी भाषा में अगर मैं बात करूं, तो जो भी इसके साथ में कोई ग्रुप या एटम लगा होगा ना बच्चों, उसका मतलब बहुत सिंपल सी भाषा में होता है दूर। क्या होता है मतलब, वो सेंटर से क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए वेज। ठीक है ना, जो वेज होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है इस प्रकार से, या फिर उसको दिखाते हैं हम ऐसे, ये वेज, कहीं भी ये बॉन्ड की जगह ऐसा लग जाएगा। इसका मतलब होता है आपका अबोव द प्लेन। क्या मतलब होता है इसका? अबोव द प्लेन। ठीक है ना, डैश एंड वेज में आपको किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। कहाँ पे डैश लगाते हैं, कहाँ पे वेज लगाते हैं, ठीक है ना, आपको ये सीखना है बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। ठीक है ना, और अबोव द प्लेन का मतलब क्या है, नहीं समझ में आया तो इसको बहुत सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हो पास, नज़दीक। इसका मतलब है हमारे से दूर है ग्रुप, इसका मतलब क्या है, हमारी तरफ है बच्चों। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब देखिए, मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे पास एक यहाँ पे लिखा हुआ है आपका CH3, मेरे पास यहाँ पे है एक OH, मेरे पास यहाँ पे है एक H,
और मेरे पास है एक यहाँ पे Cl। क्लियर है? इस मॉलिक्यूल को, ये तो क्या है बोलो, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसको मैं डैश और वेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो डैश और वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, देखो ये कायरल कार्बन है, आप जानते हैं क्या है, ये कायरल कार्बन है ना, ये क्या है आपका कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कार्बन ऐसे ही रहेगा, कार्बन ऐसे ही रहेगा, कहीं भी किसी भी एक बॉन्ड पे क्या लगा दो, ये डैश लगा दो, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, H लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे H, और एक मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये वेज लगा दिया, एक बॉन्ड की जगह क्या लगा दिया, वेज लगा दिया, ठीक है ना। ये ऐसा मत डरो कि ये यहाँ पे लग रहा, कहीं भी लगा दो, ठीक है ना। ये यहाँ मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपका OH लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मैंने क्या लगा दिए, बाकी बचे हुए लगा दिए, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और यहाँ पे ये मैंने Cl लगा दिया, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा हुआ है मिलेगा, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो कायरल सेंटर है इसमें, लेकिन ये किस फॉर्म में मिला हुआ है आपको, डैश एंड वेज फॉर्मूले में। तो देखो ये सेंटर है आपका, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है आपका क्या है, ये आपका अबोव द प्लेन। अबोव द प्लेन का मतलब है कि अगर मैं क्या करूँ बच्चों, ये देखिए ऐसे मानिए कि जैसे कि मान लो ये पेपर है, ये कार्बन है, ठीक है ना। अब ये जो अबोव द प्लेन का मतलब होता है, बिलो द प्लेन का मतलब होता है, इसका बिलो द प्लेन का मतलब क्या है, दूर, कि ये कार्बन है, और बिलो द प्लेन का मतलब है कि ये नीचे है। ये कहाँ पे है, ये पेपर के नीचे, इस कार्बन के नीचे है, छिपा हुआ है, ये दूर है, और इसका मतलब क्या होता है, अबोव द प्लेन, यानी कि H तो हमारे क्या है, नीचे है पेपर के, और ये जो OH है ये क्या है, ऊपर है। और ये जो दो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, यानी कि ये प्लेन में है, ठीक है ना। प्लेन का मतलब ये पेपर पे है, ये दोनों बॉन्ड किस पे हैं, पेपर पे हैं। कार्बन मान लो ऐसे यहाँ पे है, तो ये बॉन्ड तो किस में है, इस पेपर पे ही है। ये H क्या है, नीचे है, ये OH कहाँ है, ऊपर है पेपर में। तो ये 3D में है, तो ये H क्या है, हमेशा छिपा हुआ है, नीचे है, तो इसको बोलते हैं हम 3D में। बात आ गई समझ में। तो ये क्या है आपका, हमेशा दूर रहेगा, इसका मतलब क्या है, पास है। और ये क्या है आपके, बोलो, ये आपके दोनों के दोनों जो लिखे हुए हैं सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं ऑन द प्लेन। ये दोनों बॉन्ड क्या है, ऑन द प्लेन। ऑन द प्लेन का मतलब क्या है कि पेपर के ऊपर ही है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये होगा इसका मतलब डैश एंड वेज का, ठीक है ना। क्लियर है? देखिए अब आपको क्या करना है, कभी भी जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, कहाँ पे हम डैश और वेज लगाते हैं। मान लो एक मैंने ये इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल आपको दे दिया, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो, अगर मैं इसको डैश एंड वेज में बनाना चाहता हूँ, डैश एंड वेज में इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना है डैश और वेज कहाँ लगाएंगे आप। डैश और वेज हमेशा कहाँ लगाते, देखो इसका ये जो कार्बन है ये अप है, इसका मतलब क्या, डाउन है, ठीक है ना। ये ऊपर है और ये नीचे है। तो देखो जो भी कार्बन उभरा हुआ होता है, चाहे अप हो या डाउन हो, डैश और वेज हमेशा वहीं लगा जाता है। आप यहाँ पर लगा दीजिए इस प्रकार से, ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए आपने OH, और आपने यहाँ पर लगा दिया, मानो ये लगा दिया, यहाँ पे आपने लो Cl लगा दिया, लगा दीजिए, ठीक है ना। कभी भी आप इसके अंदर डैश या वेज नहीं लगाएंगे। आप सोच लोगे इसको मैं यहाँ लगा दूँ, नहीं, ये रॉन्ग तरीका होगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अगर मान लो 3D में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे डैश है, तो जो हाइड्रोजन है ना, उसको हमेशा किससे दिखाओगे आप, वेज से दिखाओगे, इस प्रकार से। और अगर मान लो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, वेज है, तो जो यहाँ हाइड्रोजन है ना, उसको किससे दिखाओगे आप, डैश से दिखाओगे। ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका किस चीज़ का, बोलो, डैश एंड वेज का, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मान लो मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको, मान लो रिंग के अंदर भी अगर आप 3D में दिखाना चाहते हो डैश एंड वेज में, मान लो कल को मैंने यहाँ पे इस तरह से ये CH3 लगा दिया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे लगा दिया इस प्रकार से वेज में ये CH3 लगा दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है था ना,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो छिपा हुआ है बच्चों। तो वो जो हाइड्रोजन है उसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे अगर डैश है तो उसको वेज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर यहाँ पे वेज है तो उसको किसके द्वारा करेंगे बोलो, उसको हम डैश के द्वारा करेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक डैश और वेज में किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का हमेशा तरीका होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कायरल सेंटर है और यहाँ भी कायरल सेंटर है, तो ये डैश वेज में दो कायरल सेंटर है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल आपको ऐसा मिलेगा डैश वेज में, तो आप इसको पहचान लेना, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए देखिए ये देखिए, मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है देखो, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इस प्रकार से, ये CH3 लगा दी, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका, यहाँ भी CH3 लगा दी, ठीक है। 3D में इसको डैश वेज में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे डैश है तो जो हाइड्रोजन है ना वो आपका वेज पाएगा इस प्रकार से। ये तरीका है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है ना। और अगर वेज यहाँ पे है तो जो हाइड्रोजन यहाँ छिपा हुआ है वो किस पाएगा, डैश पाएगा। दैट इज डैश वेज फॉर्मूला। क्लियर होगी बात। अब मान लो इस तरह से है, देखो ये देखिए, मान लो ये सब क्या है आपका डैश एंड वेज में हो सकता है, दोनों डैश में हो, दोनों वेज में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको 3D में दिखाना चाह रहे हो तो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे वेज है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ कैसा आएगा हाइड्रोजन, इस प्रकार से दिखाओगे आप उसको, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन का क्या है आपका तरीका है डैश एंड वेज में, ध्यान रखोगे इसको, ठीक है ना। ये होगा हमारा फर्स्ट तरीका। सेकंड देखिए प्रोजेक्शन। फिशर, आप जानते हैं फिशर फॉर्मूला, और बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना। ये क्या है आपका बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, फिशर फॉर्मूला। इसमें मॉलिक्यूल 2D में होता है, 2D में हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, ग्रुप और एटम की पोजीशन को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है ना। और स्टडी करना जो होता है फिशर में बहुत आसान होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल अगर किसी भी फॉर्म में दिया हो, आपको हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फिशर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिससे कि आप आंसर उसका बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। देखो फिशर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्हें केमिस्ट्री का आपका 2nd नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो मिला है आपका केमिस्ट्री का बच्चों, वो वान टॉप को मिला है, और स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान देने की वजह से बहुत काम किया इन्होंने फिशर ने, ठीक है ना। और इसलिए इन्हें जो है केमिस्ट्री का 2nd जो है आपका नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है ना। स्टीरियो में बहुत काम किया है। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल की। आज के टाइम में स्टीरियो केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ड्रग्स बनानी हो, कोई साल्ट बनाना हो, कोई भी मॉलिक्यूल की अगर डिस्कवरी होती है तो सबसे पहले उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टडी करी जाती है। क्योंकि अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स जानते हैं कि 2 मॉलिक्यूल हैं स्पेस में रखे हुए हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है ना, जिनका IUPAC नेम सेम है, केवल किस चीज़ में डिफरेंस मिलता है, उनके जो ओरिएंटेशन होता है, ग्रुप का एटम का जो अरेंजमेंट होता है वही डिफरेंट होता है, और उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल मेडिसिन बनाने के काम आता है किसी बीमारी के, और एक मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल क्या आता है उस बीमारी का कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे फादर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री हम हमेशा लुई पास्चर को बोलते हैं, उन्होंने ही जो है स्टीरियो केमिस्ट्री को सबसे पहले जो है डेवलप किया था, ठीक है। चलिए फिशर फार्मूला, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को आप फिशर में रखना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए फिशर ने क्या किया, एक सबसे पहले वर्टिकल लाइन ली। ये क्या है आपकी, एक वर्टिकल लाइन है, क्या ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ध्यान से देखना फिशर फॉर्मूले में, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन ली उन्होंने, और ये कैसी लाइन ले ली, यहाँ पे क्रॉस बना दिया, और यहाँ बीच में क्या है, ये कार्बन है, ठीक है। और ये कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली उन्होंने। क्या ली बोलो उन्होंने,
एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और एक उन्होंने वर्टिकल लाइन ली। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली जो दिखाई दे रही है वर्टिकल, ये हमारी क्या है, वर्टिकल जो है ये आपकी ये पीछे की तरफ है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये हमारी तरफ है, ठीक है ना। ये ऐसा मान लो जैसे कि ये वेज हो और ये आपकी डैश हो, इस प्रकार से मान लो इसको, ठीक है ना। ये बिलो द प्लेन है, क्या मतलब है इसका, बिल्कुल डैश वेज की तरह है, ये बिलो द प्लेन मान लो इसको, और इसको क्या मान लीजिए आप, ये बिल्कुल वही है, ये क्या है आपका डैश वेज की तरह है, ये क्या है अबो द प्लेन मान लो उसको, है ये डैश वेज की तरह ही बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन इसको हम उसी तरीके लिखते हैं। ये देखिए फिशर ने क्या बताया कि एक वर्टिकल लाइन लेनी है, ले ली आपने, जो पीछे की तरफ है, और जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारी तरफ है, आगे की तरफ है, इसलिए मैंने ये डैश और वेज बना के आपको बताया, ठीक है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आपको फिशर में रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ रूल हैं। रूल क्या है कि हमेशा यहाँ पे देखो, ये हमेशा कायरल सेंटर होगा आपका, कार्बन होगा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पे क्या होंगे, ग्रुप लगे होंगे, ठीक है ना। तो हमेशा नियम क्या है, जब भी आप फिशर में लगाओगे तो फिशर का नियम ये है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन होती है ना, क्या होती है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ध्यान से सुनना, देखो जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन कंटेन लार्जेस्ट कार्बन एटम, ठीक है ना। हमेशा इस वर्टिकल लाइन पे हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं आपके बच्चों क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। लार्जेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए इसमें, ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन कंटेन लार्जेस्ट कार्बन चेन, हमेशा वर्टिकल लाइन पे हमेशा ऐसे ग्रुप होने चाहिए जिनमें कार्बन होना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि वर्टिकल कंटेन लार्जेस्ट कार्बन चेन, यहाँ पे कार्बन ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा से लाइन पे, ठीक है ना। पहली बात ये है इसकी। ये कौन सी पोजीशन है आपकी, ये टॉप पोजीशन है इसकी, ये क्या है इसकी बोलो, टॉप पोजीशन है, और ये क्या है आपकी, इसकी बॉटम में। तो हमेशा टॉप पोजीशन पर मोस्ट ऑक्सीडाइज फंक्शनल ग्रुप को रखा करते हैं, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, कि टॉप पोजीशन पर हमेशा जब भी फिशर में आप मॉलिक्यूल को ड्रा करोगे तो याद रख लो, ठीक है ना, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है ऑन टॉप पोजीशन, ठीक है ना, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप ऑन टॉप पोजीशन, ठीक है ना, ये यहाँ पे होगा टॉप पोजीशन पर, ठीक है ना, ठीक है। और बाकी जो ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल पे। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सीडाइज फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं। देखिए जैसे हमारा COOH है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, वो सारे क्या होते हैं आपके, बोलो ऑक्सीडाइज फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे COOH हो गया, CHO हो गया, CH2OH हो गया, ठीक है ना। ऐसे फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक में जिनमें आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। जैसे COCH3 हो गया, इस प्रकार के ये, ठीक है ना, CONH2 हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, बोलो ये ऑक्सीडाइज फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये हमेशा वर्टिकल लाइन के टॉप पोजीशन पर होने चाहिए। और बाकी जैसे आपके Cl है, Br है, सबस्टेंट वगैरह, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, या आपका OH वगैरह है, ठीक है ना, इस प्रकार के जो हैं, ठीक है ना। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, वो हमेशा टॉप पोजीशन पर होंगे, और बाकी जो अदर हैं वो कहाँ होंगे, आपके हॉरिजॉन्टल पर होंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना।
ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। अब मैं एक फिशर में फॉर्मूला ड्रॉ करता हूँ, देखिए ध्यान से देखो, ये देखिए मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, एक मेरे पास है CH3 हो सकता है, एक मेरे पास है H, एक मेरे पास है NH2, और ये है मेरे पास कार्बन, और इसको कायरल सेंटर मुझे बनाना है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगाने हैं। sp3 है ये आपका, ठीक है ना, ये क्या आपका sp3 कार्बन है, कायरल कार्बन है। तो मैं इनको कहाँ लगाऊंगा, तो हमेशा ध्यान रखो जो वर्टिकल लाइन होती है उस पर हमेशा ऐसे ग्रुप आने चाहिए जिनमें कार्बन हो, और कार्बन में भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है और ऑक्सीडाइज है वो हमेशा कहाँ आएगा, टॉप पोजीशन पाएगा। ये होगी बात। CH3 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप वर्टिकल लाइन पाएंगे, ठीक है। मैंने पहले बता दिया था कि वर्टिकल लाइन कंटेन लार्जेस्ट कार्बन चेन, और बाकी को इसको और इसको आप कहीं भी लग दीजिए, यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, आपकी इच्छा है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखो इस तरह से, ये एक कायरल कार्बन है फिशर की फॉर्म में, आपको 2 कायरल कार्बन मिलेंगे फिशर में। देखो ये देखिए, ठीक है ना, बात आई फिशर में ड्रॉ करना आ गया आपको। चलिए ये देखिए, ये सब क्या है, फिशर में है आपके बच्चों। ये भी कायरल कार्बन है, ये भी आपका कायरल कार्बन है, ठीक है ना। इवन फिशर में आप देखोगे 3 कायरल कार्बन हो सकते हैं, CHO, CH2OH, OH, H, H, Cl, OH, H, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पे आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हमेशा वर्टिकल पे होंगे, उसमें भी जो मोस्ट ऑक्सीडाइज फंक्शन ग्रुप होगा, ठीक है ना, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज फंक्शन ग्रुप का एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जो है ये सब, ठीक है ना, कीटोन वगैरह ये सब आपके ऑक्सीडाइज फंक्शन ग्रुप होते हैं, ये हमेशा टॉप पाएंगे। एक तो बात होगी ये। दूसरी बात, हमेशा इसमें आपको बच्चों नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग करने के लिए हमेशा ध्यान रखो, आप कह सकते हो कि सर नीचे से भी नंबरिंग कर सकते हैं, नीचे भी COOH है, ऊपर भी है। नहीं, इसका नियम है फिशर में कि नंबरिंग जब भी करते हैं बच्चों हमेशा टॉप पोजीशन से करेंगे, 1, 2, 3 और ये होगा 4, ठीक है। 2 बातें ध्यान रखनी है, वर्टिकल लाइन पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, ऑक्सीडाइज फंक्शनल ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, ठीक है ना, और बाकी जो रिड्यूसिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, विदाउट कार्बन वाले उन्हें कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन बिल्कुल, ठीक है। और नंबरिंग हमेशा कहाँ करते हैं फिशर में, बोलो टॉप पोजीशन से करते हैं। तो ये होगा आपका रिप्रेजेंटेशन, क्या होगा फिशर में, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा, बोलो फिशर और ठीक है, फिशर का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया आपने, साहॉर्स का आपने सीख लिया, ठीक है। अब क्या सीखेंगे हम बच्चों कि कन्वर्जन सीखते हैं इन दोनों का, ठीक है ना। कन्वर्जन देखिए, कन्वर्जन ऑफ डैश एंड वेज इनटू फिशर, ठीक है जी। ये देखिए कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सिंपल से नियम बताऊंगा आपको, ठीक है ना। किसी भी फिशर को, किसी भी डैश वेज को कैसे आप फिशर में कन्वर्ट करोगे, देखिए। नंबर 1, मान लो मेरे पास एक डैश में और वेज में ये है आपका, ये देखिए, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीका, आसानी से आप क्या कर रहे होगे, इसको फिशर में कन्वर्ट कर रहे होगे, ये देखिए, ठीक है। और ये है मेरे पास यहाँ पे इस तरह से, ये वाला, ये H है यहाँ पे, है ना, H है, और यहाँ पे है मेरे पास ये वेज पे, यहाँ पे OH है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में करना है। ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत सिंपल सा नियम बता रहा हूँ। ये कौन सी लाइन होती है, नॉर्मल लाइन होती है ना, ये कौन सी लाइन है, बोलो नॉर्मल। तो जो भी नॉर्मल लाइन होती है, ठीक है ना, उसको वर्टिकल पे बनाते हैं, ये बना ली,
जो नॉर्मल है उसको कहाँ पे ले लिया, वर्टिकल पर ले लिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, ये क्रॉस लगा दिया आपका, क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, ठीक है ना। तो जो भी नॉर्मल हैं, प्लेन में है बॉन्ड, ठीक है ना, उनको वर्टिकल पे बनाते हैं। टॉप पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे CHO, नीचे क्या है बॉटम में CH2OH, ध्यान से देखना, ये आ गया, ये नॉर्मल का होगा, ये नॉर्मल आपका, क्लियर होगी। अब जो और बाकी जो बचे हुए हैं उनको डैश पे, उनको कहाँ लिखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल पे लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखो, डैश पे जो भी ग्रुप लग रहा है वो जिस डायरेक्शन में है उसको वहीं रहने दो। तो ये देखो इधर लगा हुआ है तो ये यहाँ पर रहेगा और OH आ जाएगा आपका इधर। ये हो गया आपका डैश वेज का फिशर में कन्वर्सन, क्लियर है। दूसरा देखिए, बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए COOH और यहाँ पे है हमारे पास ये H और यहाँ पे है हमारे पास ये NH2 डैशर वेज में है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास ये CH3। इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया था, जो भी नॉर्मल बॉन्ड होते हैं ये वाले, इनको वर्टिकल पे बनाइए, ये बना दिया, ठीक है ना। अब ऊपर क्या है, टॉप पे COOH है, नीचे क्या है आपका CH3 है, क्रॉस लगाइए। डैश पे जो भी ग्रुप लगा होता है जिस डायरेक्शन में है डैश पे वो वहीं रहेगा उधर ही, तो H यहीं रहेगा, NH2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये हो गया, क्लियर है, बोलो बात आ रही है समझ में। बात अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है जी। चलो नंबर 3, बस थोड़ा सा और करते हैं, देखिए है ना, ये देखिए, ये देखो CHO, यहाँ आ गया CH2OH, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास H और यहाँ पे है हमारे पास, धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी हम क्यों बना रहे हैं इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिशर में। तो जो भी नॉर्मल हैं उनको वर्टिकल पे ये बना दिया, ऊपर क्या है CHO, नीचे क्या है बॉटम में CH2OH, यहाँ पे क्रॉस लगाइए। डैश पे जो भी ग्रुप लगा है जिस डायरेक्शन में है, देखो इस डायरेक्शन में है तो वो वहीं रहेगा, ये लगा दिया, ठीक है ना, और H को इधर लगा देंगे, क्लियर होगी। नंबर 4 पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका H, ये है मेरा CH2OH और ये हो गया मेरा CH2 और CH3 और ये है मेरा यहाँ पर CH3, ठीक है। इससे मैं कैसे बनाऊंगा फिशर, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल वाले की क्या बनाएंगे, वर्टिकल, ये बना दिया आपने। नॉर्मल वाले की क्या बनाएंगे आप, वर्टिकल बनाएंगे, देखो ये बना दी, ठीक है। तो टॉप पे क्या आएगा यहाँ पे बोलो CH2OH आएगा, नीचे क्या आएगा यहाँ पे बोलो C2H5 आएगा, क्रॉस बनाया, ठीक है ना, क्रॉस बनाया आपने। देखो H कहाँ पे है, जब आपने ये ऊपर लिया तो H तो देखो इस साइड में है ना, लेफ्ट साइड में, तो ये इधर ही रहेगा। CH3 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा, ये बन गया। तो कितना आसान तरीका है आपका बच्चों किसी भी डैश वेज को फिशर में कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। पहले सारे प्रोजेक्शन को आप फिशर में कन्वर्ट करना सीखें, ठीक है। चलो मैं एक और करा देता हूँ आपको, देखो ये देखिए भाई, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन है ये, और यहाँ भी एक कार्बन है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया है H, डबल कार्बन है यहाँ पे कायरल, और ये है मेरे पास OH और ये है मेरे पास यहाँ पर CH2OH, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये H है, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है वेज पे, यहाँ पे वेज पे क्या है मेरे पास ये OH है, और यहाँ पे मेरे पास है ये CHO, ठीक है। देखिए
ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। जो नॉर्मल बॉन्ड है, नॉर्मल कौन से हैं, देखो ये वाले है ना, तो नॉर्मल बॉन्ड को क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे वर्टिकल, बना लिया ना वर्टिकल। अब की बात, क्योंकि 2 कायरल कार्बन हैं तो एक क्रॉस यहाँ बनाइए, एक क्रॉस यहाँ बनाइए, ठीक है ना, 2 क्रॉस आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ देखिए इस वाले कार्बन को देखिए, ये कायरल कार्बन है, ठीक है ना, नॉर्मल तो ये आगे, तो टॉप पे क्या आएगा CHO, नीचे क्या आएगा CH2OH, जो भी नॉर्मल लाइन होती है उनको वर्टिकल पे। अब पहले वाले कायरल कार्बन पे देखिए, यहाँ पे H किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना, और OH किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए OH किस डायरेक्शन में है, डैश वाला जिस डायरेक्शन में होता है उसको उसी डायरेक्शन में लगाइए। अगर मैं इसको सीधा करूँगा तो ये तो उधर चला जाएगा ना, और ये इधर आ जाएगा, तो OH यहाँ पे रहेगा और H आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, ये होगा आपका फिशर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्लियर बात होगी, ठीक है। जब हम सारे प्रोजेक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में वो साहॉर्स पढ़ेंगे और न्यूमैन पढ़ेंगे, ठीक है ना, और फिर इनको फिशर में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, और फिर फिशर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है, चलिए।